wave optics part 7. This will be the last part of wave optics. Then we will continue with other topics. So the first question, if the angle between the pass axis of the polarizer and the analyzer is 45 degree, the ratio of intensities of original light and the transmitted light after passing through the analyzer is. So there are four options: I0 upon 2, I0 upon 3, I0 upon 4. So first we'll see the diagram. This is the diagram. Okay, so in this diagram, ये जो light है हमारे पास, this light is the unpolarized light which is incident on the this is the polarizer. ये polarizer है हमारे पास. ये क्या करेगा? लाइट को पोलराइज करेगा और आगे भेजेगा. ओके, लाइट विल गो फॉरवर्ड अहेड एंड इट इज पास थ्रू एनालाइजर. एनालाइजर भी एक तरह का पोलराइजर है. ओके, ये भी एक पोलराइजर है, मगर क्योंकि ये पोलराइजर पहला वाला, तो सेकंड इज कॉल्ड एज एनालाइजर. ओके, सो इसमें फ़र्क ये दिया है हमें कि पोलराइजर की दिस इज द एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड द एक्सिस ऑफ एनालाइजर इज टिल्टेड बाय सम एंगल. So according to the given problem, the polarizer and analyzer, they are tilted by some angle which is 45 degree. तो what इसमें पूछा ये गया है कि अगर हम कंपेयर करेंगे रेशियो, ये जो हमें आउटपुट यहाँ पे लाइट जो मिलती है आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर और जो हम इंसिडेंट करते हैं, तो ये दोनों में इंटेंसिटी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर एंड द लाइट विच इज सेंट, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट. तो इसकी इंटेंसिटी आई होगी. सपोज अगर हम इसकी इंटेंसिटी सपोज I0 कंसिडर करते हैं और ये सपोज I डैश है. ओके, ये अगर I डैश है, ओके, तो ये I0 पास होने के बाद लेट्स जैसे हमको I मिलेगा, फिर ये लाइट इंसिडेंट होगी इस पर, तो हमें I डैश मिलेगा. तो हमको I डैश और I का रेशियो फाइंड करना है. ओके, सो सी हाउ वी डू इट. फाई इज गिवन. फाई क्या है? इट इज द angle between the it is the tilt between the polarizer and the analyzer by 45 degree. तो when light passes through the polarizer, जो incident light जब polarizer से पास होगी तो वो polarize हो जाएगी लाइट. ठीक है, polarize क्या करता है? लाइट को polarized करता है. ठीक है, incident light unpolarized है, तो लाइट polarize होके मिलेगी. तो according to Malus, the intensity of light becomes half of the original intensity. तो suppose I0 अगर उसकी इंटेंसिटी है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी. ठीक है, अब ये जो लाइट है I, जिसकी इंटेंसिटी भी I हो गई है, उसको हम पास करते हैं एनालाइजर के थ्रू. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैलूस लॉ, I जो है I = I0 cos स्क्वायर फाई. ओके, ये इक्वेशन हमको मिलता है. ओके, व्हेनेवर देयर इज अ टिल्ट बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर. तो अब हमारे केस में फ़िलहाल ओके, I की जगह I डैश आ जाएगा, बिकॉज I डैश इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनालाइजर. और I क्या है? ये I जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये जो इंटेंसिटी है ये हमको पोलराइजर से मिली है, अभी एनालाइजर में इनपुट जा रही है. ओके, तो I डैश क्या हो जाएगा? I डैश इज इक्वल टू I cos स्क्वायर फाई, बट I इज I0/2. ये देखा ना, I = I0/2 और फाई 45 है, तो cos स्क्वायर 45, तो cos 45 इज 1/2. तो cos स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 1 I0/4 हो जाएगा आंसर. ओके, सो इन दिस केस द आंसर इज I0/4. सेकेंड क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री. द परसेंटेज इफ पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज. ये पिछली की तरह ही है. ओके, मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें इसमें परसेंटेज फाइंड करना है. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्रिकी है. इसमें क्या दिया है? द परसेंटेज इफ पोलराइज्ड लाइट पास, द परसेंटेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द एनालाइजर, यानी कितना परसेंट लाइट जो है वो एनालाइजर से पास होगी, एनालाइजर के बाहर नहीं निकलेगी, एनालाइजर से पास होगी. ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. तो सी हियर, पहले जैसा ही, ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है. I हमको I0/2 मिलेगा और I डैश I0/4 मिलेगा. ओके, तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है? अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं. द परसेंटेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर इज 100%, क्योंकि लाइट अनपोलराइज रहेगी. पोलराइजर से जाने के बाद एनालाइजर से पहले 50% हो जाती है और एनालाइजर से बाहर निकलने के बाद 25% हो जाती है. ओके, तो हमें ये पूछा गया है यहाँ पर कि हाउ मच लाइट इज पास्ड थ्रू द एनालाइजर. तो एनालाइजर में कौन सी लाइट पास होगी? जो पोलराइजर से निकली है, जो 50% है. ओके, तो ये केस में हमारा जो आंसर होगा वो
50% होगा। अगर ऐसा दिया होता ना, हाउ मच लाइट वी गेट एट द आउटपुट ऑफ द एनालाइजर, तो वो 25% होती, मगर फिलहाल ये 50% है। नेक्स्ट, a transparent thin film of a Polaroid is placed on another similar plate such that the angle between their axis is 30 डिग्री। तो पोलराइड भी पोलराइजर ही है, तो दो पोलराइड है, तो मतलब एक पोलराइजर है, दूसरा एनालाइजर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है एक्सिस का वो 30 डिग्री है। द इंटेंसिटीज ऑफ द एमर्जेंट एंड द अनपोलराइज्ड लाइट विल बी ऑफ द रेशियो। ओके, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, ये पहले जैसा ही प्रॉब्लम है। ओके, अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। ओके, सिर्फ एंगल चेंज हुआ, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम ही है। ओके, सो लेट अस सी, 530 डिग्री दिया है, क्योंकि पहले पोलराइजर के पहले कोई मतलब कोई पोलराइजर नहीं, तो पोलराइजर में जो लाइट जाएगी वो हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी उसकी। अब यहाँ पे हमें 530 डिग्री दिया हुआ है, तो सेम कैलकुलेशन आप देख सकते हो। आई डैश जो है, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर विच इज़ आई कॉस स्क्वायर 5, आई 0.2 कॉस थीटा इज √3/2। ओके, तो उसको स्क्वायर करेंगे हमें मिल जाएगा 3/4, तो I0 3/8 हो जाएगा आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक आप मिस्टेक ये कर सकते हो कि ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर 3/4 भी एक ऑप्शन में हो सकता है। तो ये इसको स्क्वायर करना है, बहुत मरतबा मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 लिख देंगे उसे। ओके, तो कोई भी काम घाई से नहीं करना है, हेस्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पे 3/4 आंसर भी है, आंसर एक्चुअल आंसर इज 3/8। ओके, नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज मेड टू पास थ्रू 2 पोलराइड्स placed one after the other in the path of the light. Taking the intensity of light as 100%, the intensity of the light coming out can be varied in the range. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये केस में हमारे पास जो है ये केस ही ऐसी दिया हुआ है ना, ये डायग्राम रेफर कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास लाइट है, ओके, ये 100% है। ओके, इसकी इंटेंसिटी 100% है, पोलराइजर से पास किया हमने, ठीक है, और ये हमको मिली जो लाइट मिलती है, ये लाइट इसके बाद पास होके तो आउटपुट पे जो लाइट है ये कितना परसेंट से कितना परसेंट तक मिल सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये पोलराइजर से तो हमें 50% मिलेगी पोलराइजर से पास होने के बाद। ओके, अब ये जो 50% है, ओके, अब ये जो एनालाइजर इसको हम घुमा सकते हैं, इसका एंगल थीटा जो है, थीटा हम वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जब ये 0 रहेगा तो पूरी की पूरी लाइट बाहर मिलेगी हमें। ओके, और अगर इसका हम ये जो चेंज करते रहेंगे एंगल, अगर 90 हो जाएगा तो कुछ भी लाइट पास नहीं होगी। ओके, तो ये जो एनालाइजर है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, रोटेट करने पर अगर दोनों की एक्सिस सेम है, ओके, ये जो डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में हम इसे पूरा निकाल देते हैं। ओके, नाउ सी, ये अगर एक्सिस है, ओके, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों अगर सेम रहेंगे तो जितनी लाइट हमें पोलराइजर से पास हो रही पूरी की पूरी एनालाइजर से जाएगी, मतलब 50 की 50% मिलेगी। ओके, अब इसको हम रोटेट करते हैं ऐसा, यानी कैसा है कि इसको जब ऐसा रोटेट करेंगे थोड़े एंगल से तो कम लाइट पास होगी, और लास्ट में जब अगर 90 डिग्री हो जाएगा, गेटिंग इट, ये जो है ना, ये जो 90 डिग्री ऐसा कर देंगे हम तो लाइट कुछ भी पास नहीं होगी, पूरी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। ओके, सो ये आंसर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो ये केस में हमें क्या मिलेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल बी पास्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया ना, आई डैश, आई तो हमें पहले पोलराइड से पास तो आधी हो जाएगी। अब ये 5 जो है ना, आई डैश क्या हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर 5, बट आई 0/2, आई 0/2 यहाँ तक हमने पहले भी कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या दिया है, कहाँ से कहाँ तक हमें इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं। ओके, तो 0 से लेके 90 तक हम 5 को चेंज कर सकते हैं। अगर 0 डिग्री रहेगा तो 50 की 50% मिलेगी, और अगर 90 करेंगे तो 0 मिलेगी। ओके, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये केस में आंसर जो है 0 to 50%, 0 से 50% तक वेरी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलेगी, कम से कम 0 डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ, एक्सेप्ट फॉर पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस द पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ। Now see, Brewster's law states that the tangent of the polarizing angle of incidence of a transparent medium is equal to the refractive index of the medium। तो देखो ये ब्रूस्टर्स लॉ जो है ना, ये एक तरीका है, एक तरीका जिससे हमें पोलराइज लाइट मिल सकती है। इन ऑर्डर टू गेट पोलराइज लाइट देर आर वेरियस वेज। इसमें से एक तरीका, सिंपल तरीका ये भी है कि लाइट जो है वो किसी ग्लास, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम उस पर इंसिडेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जो लाइट रिफ्लेक्टेड रहेगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, वो तो कम्प्लीटली पोलराइज होगी, मगर वो पर्टिकुलर एंगल जो है
वो एंगल पर्टिकुलर मैच होना चाहिए, किससे होना चाहिए, ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सपोज ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, ओके, तो ये tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू म्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमें ये जो लाइट है हमें कम्प्लीटली पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी, अंदर भी जाएगी, मगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज लाइट रहेगी, ओके। तो अभी यहाँ पर क्योंकि ये जो एंगल, ये जो हमारे पास जो एंगल है ये म्यू पे डिपेंड करता है, it depends on the refractive index of that medium and refractive index also depends on the wavelength, okay, wavelength पे चेंज, wavelength के मुताबिक चेंज होगा, ओके। अगर हमारे पास 7 कलर्स हैं और एक ग्लास स्लैब है तो हर कलर के लिए म्यू की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, तो हैंस पोलराइजिंग एंगल उसका चेंज होगा, तो इससे हमें ऑप्शन क्या मिलता है यहाँ पर ये केस में, तो फॉर ब्रूस्टर्स फ्रॉम ब्रूस्टर्स एंगल एक्सेप्ट फॉर पॉलिश मेटेलिक सरफेस द पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, ओके, पहला वाला डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट, in case of linearly polarized light the magnitude of electric field vector, okay, तो अगर हमारे पास लीनियरली पोलराइज लाइट रहेगी, ओके, तो ये देखो ये हमारे पास ये पोलराइज ये लाइट है, ओके। तो ये केस में अगर मान लो अगर लाइट पोलराइज होती है ना, लाइट अगर पोलराइज रहेगी तो ये येलो दिख रहा है, येलो, ओके, दिस इज येलो, ये येलो जो है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ब्लू वाला जो है मैग्नेटिक वेक्टर है। तो ये क्या है, दे मूव ऑन, दे चेंज ऑन पीरियोडिकली विद टाइम, ओके, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, दे चेंज ऑन पीरियोडिकली विद टाइम। सो दिस इज व्हाट वी गेट, दे वेरी पीरियोडिकली विद टाइम वेदर इट इज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। क्या कंडीशन पर, कौन से इंसिडेंट एंगल पर लाइट जो है कम्प्लीटली पोलराइज रहेगी, इफ म्यू इज 1.5, तो ये ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स लॉ हम यूज़ करेंगे, तो म्यू दिया है 1.5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ म्यू इज tan IP, वेयर IP इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजिंग, ठीक है ना। तो IP क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 1.5, तो IP मिलेगा 56.3 डिग्रीज, ओके। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, an unpolarized beam is incident on the surface at an angle of incidence equal to Brewster's angle, ठीक है। तो हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट, एक लाइट है जो अनपोलराइज है और उसको हम ब्रूस्टर्स एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस पे, ग्लास सरफेस, लेट अस से ग्लास सरफेस, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम में देख लो, ओके, ये डायग्राम जो हमने यहाँ पे दिया है, तो ये जो लाइट है ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, हमें से डायग्राम से समझ में आएगा। सो हियर हम क्या करेंगे, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर हमने डायग्राम, ओके। सो हियर यू कैन सी ये जो लाइट यहाँ से आ रही है हमारे पास, ये जो लाइट इंसिडेंट है ये अनपोलराइज है, ठीक है, मगर ये इसका एंगल पोलराइजिंग एंगल पे जा रहा है, ब्रूस्टर्स एंगल पे जा रहा है, ओके। तो ये जो लाइट मिलेगी हमको रिफ्लेक्ट करती हुई, ये तो कम्प्लीटली पोलराइज रहेगी, और ये जो रिफ्रैक्ट करके जा रही है अंदर, रिफ्रैक्टेड रे जो है ये पार्टली पोलराइज रहेगी, ठीक है। और चीज़ें क्या ये है कि ये दोनों के जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड, दे आर 90 डिग्री, ओके। तो फिर से समझ लो, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ जब ये लाइट इंसिडेंट होगी ब्रूस्टर्स एंगल पर, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगी वो कम्प्लीटली पोलराइज रहेगी, और जो रिफ्रैक्ट करके अंदर जा रही है वो पार्टली पोलराइज रहेगी, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इज 90 डिग्री, ओके। सो इन दिस केस ये जो ऑप्शन हम देखेंगे इसमें, बोथ द रिफ्लेक्टेड बीम is completely polarized and refracted beam is partly polarized, ये refracted रहेगा, refracted, ओके, refracted, ठीक है, जो रिफ्रैक्ट होके जाती है अंदर वो बीम, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड while the refracted ray is partly polarized, okay। So next question, number 9, unpolarized light is incident on a plain glass surface, the angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other, then, तो ये चार में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसके पहले हम देख चुके थे
कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है कि इफ़ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of refraction, if they are perpendicular to each other, it means the reflected ray is completely polarized. ओके तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ब्रूस्टर्स लॉ को सेटिस्फाई करती है, और जब ब्रूस्टर्स लॉ सेटिस्फाई होगा तो tan of angle of incidence is equal to mu. So this is the actual answer. ओके सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि tan of angle of incidence is equal to mu. Okay, so that is what we have. So when light is incident on a plain glass plate and if reflected and refracted are perpendicular to each other, then condition for getting completely polarized light which is reflected rays satisfied. For this we have this. Okay, तो IP वहाँ पे I beta दिया हुआ है. Okay, then next question, the refractive index of a medium is √3. If the unpolarized light is incident on it at the polarizing angle of the medium, then angle of refraction is. Okay, तो हमें एक मीडियम का रेफ्रेक्ट इंडेक्स दिया हुआ है √3. ठीक है, कोई मीडियम हो सकता है. तो जब अनपोलराइज लाइट उस पर पास होती है पोलराइजिंग एंगल पर, तो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन क्या होगा. ओके सो विल सी दिस. इसको कैसे करेंगे, तो म्यू दिया हमें, म्यू इज़ √3. अब क्योंकि ये दिया है कि लाइट जो है वो पोलराइजिंग एंगल पे जाएगी, तो नेचुरल बात है कि लाइट पोलराइज हो जाएगी. तो उसके लिए कंडीशन क्या है, tan IP इक्वल टू म्यू, बट म्यू इज़ एक्चुअली √3. तो ये √3 मिल रहा है हम लोगों को. तो IP क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3, फॉर विच वी गेट tan इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री. ओके अब स्नेल्स लॉ यूज़ करना, बिकॉज वी नीड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन. अगर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा होता तो 60 का 60 आता, मगर रिफ्रैक्शन के लिए हमें स्नेल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा. तो साइन IP अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू. तो साइन R हमें फाइंड करना है, एक्चुअली R फाइंड करना है. तो साइन R क्या हो जाएगा, sin IP which is sin 60 upon √3. sin 60 is √3/2. √3 gets cancelled, so sin R is 1/2. So we are interested in R. R is sin inverse of half which is 30 degree. Okay, so ये भी हो गया. Next question number 11. The velocity of light in air is 3 into 10⁸ meter per second and that in water is 2.2 into 10⁸ meter per second. द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, तो हमें लाइट की वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी एयर की, हाँ ओके, लाइट की वेलोसिटी दिया हुआ है एयर में और वाटर में. ओके तो अगर उसके लिए पोलराइजिंग एंगल क्या होगा. ओके तो इसे कैसे करेंगे हम, पोलराइजिंग एंगल कब होगा, वो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी tan IP इक्वल टू म्यू. तो पहला स्टेप हमें म्यू फाइंड करना है. तो हमें V और C दिया हुआ है एंड वी नो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V. किसी भी मीडियम का अगर हमें रेफ्रेक्ट इंडेक्स फाइंड करना है तो हमें C तो मालूम होना चाहिए विच इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एंड V मालूम होना चाहिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम रहेगा. अब दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट म्यू. सो tan IP इज इक्वल टू म्यू. तो म्यू इज़ 1.36. सो IP इज tan इनवर्स ऑफ 1.36 विच इज़ 53.7 डिग्री. ओके देन नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5. द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज, तो ये केस में हमें क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है. ओके और हमें पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये पहले समझना है. सी व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके तो देखो ये जो हमें डायग्राम में दिख रहा है. ओके तो इसे हम कॉपी करके अलग से समझते हैं. ओके सो हियर इट इज ऑलरेडी गिवन. सो हियर ये डायग्राम को हम अलग से देखते हैं यहाँ पर. ओके सो हियर यू कैन सी द डायग्राम. इन दिस डायग्राम 3 रेज आर गिवन. ओके सो इन द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस में क्या दिखता है हमें, ये फर्स्ट केस में वी सी दिस इज़ द इंसिडेंट. ये जो लाइट डेंसर मीडियम से जा रही है एक पर्टिकुलर एंगल पर और बाहर निकल रही है. ठीक है, अब ये अगर इसके एंगल को बढ़ाते हम, ओके ये जो एंगल इसको बढ़ाते तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वक्त में क्या होगा कि लाइट है ना बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही सरफेस पे जाएगी. तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अच्छा ये एंगल को और बढ़ाएंगे तो लाइट जो है ये अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगी. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जहाँ से शुरू होता है, जिस पर्टिकुलर एंगल से शुरू होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको ये वो एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो ये क्रिटिकल एंगल हमें एक केस में दिया हुआ है.
ओके। सो हमें फाइंड करना है IP। तो थीटा सी हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, हमें IP फाइंड करना है। सो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज़ 1/sin थीटा सी। सो थीटा सी इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल 1/sin थीटा सी, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल हमें दिया है तो हम म्यू फाइंड कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसल आउट, ये मिलेगा 1/3/5, तो म्यू इज 5/3। एक बार म्यू मिल गया तो tan IP इज म्यू, तो IP इज tan इनवर्स ऑफ 5/3। ओके ओके, सो आंसर इज IP इज tan इनवर्स ऑफ 5/3। सो लास्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज, सॉरी ये तो हो गया 13, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, डज नॉट अलाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू पास थ्रू, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलेंगे, अ कंपाउंड केपेबल ऑफ ऑप्टिकली रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो ऑल प्योर शीरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड वगैरह जो है ये क्या करते हैं, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दे आर एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। ओके और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।